डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट सेकंड में एल्केन के बाद में साइक्लो एल्केन का अध्ययन करेंगे। साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, इनका नामकरण, इनको बनाने की विधियाँ, केमिकल रिएक्शन और इम्पोर्टेंट टॉपिक बेयर का विकृतिवाद, उसकी सीमा, इन सब की स्टडी हम इस साइक्लो एल्केन में करेंगे। तो पहले तो साइक्लो एल्केन का नामकरण, तो वे समचक्रीय होते हैं, होमोसाइक्लिक अथवा कार्बोचक्रीय, जिसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक यौगिक, जिनका अधिकांश व्यवहार एलिफेटिक यौगिकों के समान हो, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। चूँकि ये एलिफेटिक गुण धारण किए हुए होते हैं अतः इनके नाम का पूर्वलग्न एली, और चक्रीय यौगिक होते हैं अतः नाम का अनुलग्न साइक्लिक होता है। इस प्रकार इन यौगिकों का नाम जो हम लेते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। तो हम कह सकते हैं बच्चों, संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन या साइक्लो पैराफिन्स को साइक्लो एल्केन्स कहते हैं, जिन्हें सामान्य सूत्र CnH2n से दर्शाते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। तो बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था एल्केनों में कि उनको हम पैराफिन कहते थे, और ये साइक्लिक यौगिक हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो तो उसको हम साइक्लोपैराफिन कहलाते हैं। तो वे समचक्रीय अथवा कार्बोचक्रीय यौगिक जिनका अधिकांश व्यवहार एलिफेटिक यौगिकों के समान होता हो, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक यौगिक एक ही रिंग वाले यौगिक होते हैं, जिनमें सिंगल रिंग पाई जाती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से सिंगल रिंग वाले यौगिक मोनोसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। पॉलीसाइक्लिक में एक से अधिक रिंग वाले, 2 रिंग वाले, 3 रिंग वाले, ये सब पॉलीसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटिल, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोपेंटेन। इस तरीके के यौगिक पॉलीसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। आगे है साइक्लो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन इस तरह नेफ्थलीन के साथ ये ज़्यादातर पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर इनको साइक्लो एल्केनों को पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो नंबर 1 पे हैं बनाने की विधियों में फ्लूइड मेथड, फ्लूइड विधि। बच्चों, यह विधि एक प्रकार से जो हमने वुड्स विधि जो आगे पढ़ी थी उसी का विस्तार है। इसमें अल्फा और ओमेगा डाइहैलाइड, अर्थात ऐसे डाइहैलाइड जिनमें श्रृंखला के दोनों सिरों पर हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हों, उनको हम क्या कहते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को उत्प्रेरक सोडियम आयोडाइड व सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में सोडियम अथवा जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो साइक्लोब्यूटेन या साइक्लो एल्केन प्राप्त होते हैं अभिक्रिया करार किए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जिंक के साथ सोडियम आयोडाइड सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में। तो साइक्लो एल्केन साइक्लोब्यूटेन प्राप्त होता है। तो ये साइक्लो एल्केन बनाने की विधि है। आगे है पर्किन मेथड, पर्किन विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों की मेलोनिक एस्टर के साथ क्रिया करवाकर डाई एस्टर प्राप्त किया जाता है, और जो जल अपघटन और विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा के पश्चात साइक्लो एल्केन बनाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस विधि के अनुसार अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ संघनन किया जाता है, और जो डाइहैलाइड उपयुक्त डाइहैलाइड देने पर इस विधि से 3 कार्बन परमाणु से लेकर 7 कार्बन परमाणु तक के साइक्लो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है।
तो इस विधि में जल अपघटन होता है और विकार्बोक्सिलीकरण के पश्चात हमको साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे अभिक्रिया में हम देखें, जब अल्फा ओमेगा डाइलाइट मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के एक अणु के साथ संघनित होता है और सेकेंड स्टेप में अल्फा ओमेगा डाइलाइट मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के दो अणुओं के साथ संघनित हो, तो यदि उस स्थिति में बने हुए टेट्रा एस्टर को सोडियम एथोक्साइड की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करके बने हुए डाई सोडियम लवण को आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाती है, तो इस तरीके से भी हम साइक्लोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है पर्किन विधि। अगली है विस्लीसेनेस मेथड। इस विधि में इस मेथड में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम अथवा बेरियम लवणों का शुष्क आसवन करवाते हैं, साइक्लो कीटोन बनते हैं जो जिंक अमलगम HCl के साथ अभिक्रिया करके अपचयन करवाने पर साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। तो विस्लीनेस विधि, तो इस विधि में बच्चों डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को कैल्शियम अथवा बेरियम लवणों का शुष्क आसवन करवाते हैं, फिर हमको क्या प्राप्त होता है, साइक्लोपेंटेन, जिसका जिंक अमलगम अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर हमको साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। अगली रिएक्शन है डिकमान विधि। इस विधि में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरों का सोडियम अथवा सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन संघनन के प्रकार का आंतरिक संघनन होता है, अर्थात अंतः अणु या हम कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर संघनन होता है और हमें चक्रीय कीटोन प्राप्त होते हैं। इन चक्रीय कीटोनों का क्लीमेंसन अपचयन करवाकर साइक्लोएल्केन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये डिकमान विक्रिया होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस अभिक्रिया में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के हम क्या काम में लेते हैं, एस्टरों का सोडियम अथवा सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन संघनन के प्रकार का आंतरिक संघनन होता है, अंतः अणु इंट्रामोलिकुलर संघनन होता है, चक्रीय कीटोन बनते हैं और चक्रीय कीटोनों का क्लीमेंसन अपचयन करवाकर साइक्लोएल्केन प्राप्त किए जाते हैं। अगली है एल्कीनों पर कार्बिनों के योग से एल्कीनो कार्बिन CCl2 का किसी एल्कीन पर समपक्ष योग होने पर साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। एल्कीन है, इसके साथ योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी और डायरेक्ट इसके साथ जुड़ने पर साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है थॉर्प जिगलर विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाई साइनोडो की तृतीयक लिथियम एमीन जैसे क्षारों के साथ क्रिया कराई जाती है, अंतः आणविक चक्रीकरण होता है और साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस विधि द्वारा 5 से 6 सदस्यों वाले चक्रीय यौगिकों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उच्च तनुता वाले विलयनों में अभिक्रिया संपन्न करवाने से बड़ी वल्यों वाले यौगिक भी बनाए जा सकते हैं। इस विधि में क्षार इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ भारी समूह जुड़े हुए हों, तो त्रिविम बाधा के कारण साइनाइड समूह पर योगात्मक अभिक्रिया को संपन्न नहीं होने देंगे। साधारणतः क्षार के साथ उपयुक्त अभिक्रिया संपन्न न होकर साइनाइड समूह पर योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी। साइक्लोएल्केनों के सामान्य भौतिक एवं रासायनिक गुण एल्केनों के जैसे ही होते हैं। निम्नतम सदस्य साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन गैसें होती है, जबकि उच्चतर सदस्य मधुर गंधहीन रंगहीन द्रव होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं, जबकि ईथर एल्कोहल आदि में विलयशील होते हैं। ठीक है, तो हम देखें
तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जब इनका अनुभार बढ़ता है तो गलनांक, क्वथनांक में क्या फ़र्क होता है और दहन ऊष्मा के मान में क्या फ़र्क होता है, सारणी के अनुसार दिया गया है। दहन ऊष्मा का मान इसके अंदर कम होता जाता है जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं दहन ऊष्मा का मानों से स्पष्ट है कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन की तुलना में साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके प्रति CH2 समूह दहन ऊष्मा के मान कम होते